अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट इस सेशन में हमने अपने जितने भी चैप्टर्स थे 11 या 12 10 चैप्टर 10 या 11 चैप्टर्स थे, उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने वो कंप्लीट किए। चैप्टर स्टार्ट हुआ था वेव्स वाले चैप्टर से और एंड हुआ है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पर। तो न्यूमेरिकल्स तमाम ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे अपना मॉडल पेपर डिस्कस, और मॉडल पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और ये भी बताते रहूँगा कि ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और कैसे सॉल्व होता है। तो हेयर वी स्टार्ट। तो क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक मॉडल पेपर का। अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके। आपको पता है डिके की जब बात होती है, रेडियो एक्टिविटी की जब बात होती है, तो एक चैप्टर आपके जहन में आता है और वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा डिके होने में, कितना टाइम लगेगा ख़त्म होने में, कम होने में, डिसइंटीग्रेट होने में, फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम। ठीक है, रेडियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आपके पास 36 ग्राम गिवन है मिलीग्राम, और कितना टाइम लगेगा कि 36 मिलीग्राम से वो चेंज हो जाए किसमें, 4.5 मिलीग्राम में। तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जब रेडिएशंस निकलती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, डीके होता है, हाफ लाइफ होती हैं। तो 36 ग्राम आपके पास इनिशियल सैंपल है। इनिशियल का सैंपल का मतलब होता है ओरिजिनल सैंपल जो आपके पास मौजूद है, और डीके होने के बाद वो कितना रह गया आपके पास, 4.5 मिलीग्राम रह गया। ठीक है, और आखिर में इन्होंने बता दिया है कि द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 1600 ईयर्स। ये जो रेडियम दिया हुआ है इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1600 ईयर्स। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ है आपके पास ओरिजिनल सैंपल या फिर इनिशियल सैंपल, दूसरी चीज़ है आपके पास फाइनल सैंपल या फिर रिमेनिंग सैंपल, और तीसरी चीज़ आपके पास गिवन है हाफ लाइफ जो क्या है 1600 ईयर्स। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड। सही है, टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो डेटा बनाते हैं। आपको पता है आपके पास जो इनिशियल सैंपल होता है उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इनिशियल चीज़ को हम एन नॉट से डिनोट करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है 36 मिलीग्राम। ठीक है, और जो फाइनल सैंपल है आपके पास जो बचा है डीके होने के बाद वो कितना है 4.5, और रिमेनिंग सैंपल को हम एन से डिनोट करते हैं, ये हो गया 4.5 मिलीग्राम। राइट, अब क्या दिया हुआ आगे, हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ की नोटेशन क्या होती है, हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, किसकी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम। ठीक है, कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 1600 ईयर्स। तो ये हमने आसानी से डेटा बना लिया। ठीक है, ये हमने डेटा है। अब निकालना क्या है, निकालना हमें टाइम है, कितना टाइम लगेगा डीके होने में। तो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, दो फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। एक फार्मूला है एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जिसका फार्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, टोटल टाइम को आप स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड फार्मूला है आपके पास, वो है रिमेनिंग सैंपल इज इक्वल्स टू 1/2n मल्टीप्लाई बाय इनिशियल सैंपल। तो आपको पता है टी निकालना है, टी यहाँ से आएगा, और टी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको हाफ लाइफ पता होना चाहिए और नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता होना चाहिए। आपको हाफ लाइफ तो पता है, एन नहीं पता, तो एन कहाँ से निकालेंगे, एन आप यहाँ से निकालेंगे। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा सॉल्यूशन फॉर एन, दैट इज हाफ लाइफ, नॉट हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइव्स। ठीक है, अब फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ, एन इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन हाफ लाइफ। एन की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एन की जगह आएगा, क्या आएगा भाई, एन तो हमें निकालना है, ऐसे ही है, बल्कि यहाँ क्या निकालना है, ठीक है एन निकालना है ना। तो एन निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, तो हम ये पुट करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 1/2n मल्टीप्लाई बाय एन नॉट। अब देखें एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह आ गया 4.5, 1/2n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एन नॉट की जगह आ गया 36। अब 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बना 4.5 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 1/2n। 4.5 को 36 से हम करेंगे डिवाइड, कीजिए, डिवाइड करें, 4.5 को 36 से डिवाइड कीजिए, (0.125 इज इक्वल्स टू 1/2n। अब आप देखें 2 की पावर n यहाँ डिवाइड हो रहा है,
अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं n की वैल्यू मालूम कर लूँ। 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1/0.125। इसको ज़रा डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.125 क्या है इसका? 8। 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए इसके दो तरीके हैं यहाँ से करने के, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ करने का। क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? 8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, 8 को तोड़ूँ, तो ये ऐसे हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू कितनी दफ़ा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 3 दफ़ा 2 की पावर 3। आपने लॉग में पढ़ा होगा, जब भी बेसिस सेम होती हैं आमने सामने, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट पे, तो पावर को क्या करवा दिया जाता है? पावर हमेशा कंपेयर होती है, ठीक है। कंपेयर का मतलब n लिखा, बीच में इज इक्वल्स टू लगाया और क्या आ गया 3, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? n इज इक्वल्स टू 3। ये हमने क्या निकालनी? हाफ लाइफ निकालनी, ठीक है। लेकिन असल में हमें क्या चाहिए, अब हम वो निकालेंगे। एक्चुअल में हमें चाहिए टाइम, सॉल्यूशन फॉर टोटल टाइम, दैट इज t, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन हाफ लाइफ। n की प्लेस पे क्या आएगा? n हमने निकाला है, यहाँ देख लें, n की जगह 3 आएगा, ठीक है। और t की जगह t तो मालूम करना है, और हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स। 1600 डिवाइड हो रहा है यहाँ के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1600 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4800। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4800 ईयर्स। तो इसका मतलब रेडियम के इस सैंपल को, जो कि हमारे पास 36 मिलीग्राम गिवन था, डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4800 ईयर्स डिके होने में लगेंगे, और बचेगा कितना हमारे पास? 4.5 मिलीग्राम बचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay students, so now we will do question number 9 of our model paper 2023. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई इजी है। वो क्या है कि डिफाइन एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है? एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एटम के अंदर क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर। वेयर एज न्यूक्लियस के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम करते हैं, जब ऐड करते हैं, जब प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन क्या होगी? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी जो आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन लिथियम। अब देखिए एक एलिमेंट है लिथियम, बहुत आसान है, ये सवाल देना नहीं चाहिए था। ये देखिए लिथियम, लिथियम आपको पता है नीचे Z होता है, ऊपर A होता है। Z का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Z का मतलब हमारा एटॉमिक नंबर जो कि 3 है, और A का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास 7। तो हमें निकालना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन्स जो हैं, इसमें प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है इधर? 3, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें स्टूडेंट्स? या तो डायरेक्ट निकाल लें। देखिए एक तरीका ये है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें। देखें ऐसे 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4 न्यूट्रॉन आ गए। या फिर इसको फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है, आपके पास पता होगा, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। A का मतलब एटॉमिक मास कितना है? 7 है। Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। न्यूट्रॉन निकालना है, 3 प्लस हो रहा है यहाँ के 7 से माइनस हो जाएगा, तो वी विल गेट 7 - 3 N इज इक्वल्स टू 4। तो दो मेथड हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर लें, ये मेथड अप्लाई कर लें, ईजी होगा। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 3 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं मॉडल पेपर का, और ये क्वेश्चन है हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड। देखें वोल्टेज हो, करंट हो या रेजिस्टेंस हो, इसकी जब भी बात आती है तो हमारे जहन में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर नंबर है हमारी फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 15, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था,
चैप्टर नंबर 15 की यहाँ बात हो रही है, उसका न्यूमेरिकल है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड। अच्छा, शुरू में हमें पता चल गया कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, कितना वोल्टेज कम होगा, तो इसका मतलब वोल्टेज मालूम करना है और वोल्टेज की नोटेशन क्या होती है, वी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका डेटा बनाते हैं। पहले हमने रिक्वायर्ड लिख दिया, अक्रॉस अ 50 किलो ओम रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स आपको पता है रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं, नोटेशन आर होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग ओम लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट दिया हुआ है 50 किलो ओम, तो आपको क्या करना है, किलो ओम से ओम में जाना है। तो आपको पता है किलो ओम ये बड़ा यूनिट है, ओम ये छोटा यूनिट है। तो बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, किलो की बात हो रही है, किलो का मतलब होता है 1000। तो किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करने के लिए आप डेटा में जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 50,000 और ये आ गया ओम। ठीक है, अच्छा, हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पेयर। अच्छा, करंट की जब बात होगी, करंट को हम कहते हैं आई, नोटेशन आई है, करंट का यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें माइक्रो एम्पेयर में। तो अब हमें माइक्रो एम्पेयर से किस में कन्वर्ट करना है, एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पहले मैं करंट लिख लेता हूँ। अच्छा, जब कन्वर्जन होगी तो माइक्रो एम्पेयर छोटा है करंट, और सॉरी एम्पेयर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या होता है, डिवीजन होता है। तो डिवीजन किससे होगा, बल्कि ऐसे याद कर लें आप कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो जब भी आप माइक्रो एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो ये देखें 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, इसको अगर सही से लिखें तो ये बनेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 एम्पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा हो गया। वोल्टेज निकालना है, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला हमारे पास एक ही है, जो कि एक लॉ भी है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्यूशन इसका। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 चल रहा है मॉडल पेपर का। तो वोल्टेज की जगह क्या पुट होगा, वोल्टेज की जगह V एज इट इज, करंट की जगह 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6, और रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा, अच्छा 50,000। ठीक है, 50,000। एक काम करें स्टूडेंट्स, इसको मैं एक स्टेप आगे जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। 50,000 को अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, देखें ये लिखा हुआ है 50,000, पॉइंट का है, पॉइंट लास्ट में है जब कहीं नहीं होता, पॉइंट हमें चाहिए पहले नंबर के बाद, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर, कितनी जंप पे पीछे चले आप 4, तो 10 की पावर 4। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये इसलिए क्यों करा है, अब देखें 300 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 300 5 से 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, बेसिस सेम, पावर ऐड +4, समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पॉइंट ये रहा, जब कहीं नहीं होता, पॉइंट को हमें चाहिए कितने नंबर बाद लाएं स्टूडेंट्स, पॉइंट हमें अगर हमें यहाँ लाना है पॉइंट 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.5 10 रेज़ टू दी पावर, ये देखें 1.5 पॉइंट यहाँ आ गया, 10 रेज़ टू दी पावर -2 तो लिखा हुआ था, हम पीछे कितना चले, हम पीछे चले 3, तो 3 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1.5 10 रेज़ टू दी पावर 1। ठीक है, और 10 की पावर 1 10 ही होता है, और 1.5 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 15, और 15 के बाद आप लिख देंगे वोल्ट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट्स ये हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, तो ये लिखेंगे हम 3 माइक्रोकूलम। अच्छा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो माइक्रोकूलम से कूलम में जाने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, माइक्रो था उसमें भी, तो माइक्रो एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए क्या किया था हमने, 10 की पावर
-6 से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो यहाँ भी वही करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम, यह आ गया हमारे पास चार्ज। ठीक है, अच्छा निकालना है क्या हमें यहाँ पे, हमें निकालना है कैलकुलेट द फोर्स। तो स्टूडेंट्स फोर्स आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड में, ये हमने फोर्स लिख दी। चार्ज आ गया डेटा में, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, और कितनी दी हुई है 5 न्यूटन अपॉन कूलम। तो स्टूडेंट्स फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है ये किस चैप्टर का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले कौन सा चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर चार्ज। ठीक है, सॉल्यूशन एक ही चीज़ मालूम करनी है, इजी क्वेश्चन है ये। E की जगह क्या आएगा, E की जगह आएगा 5, F की जगह F हमें रिक्वायर्ड है मालूम करना है, Q की जगह क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये यहाँ डिवाइड हो रही है पूरी चीज़, 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अच्छा इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। अच्छा वैसे तो ये आंसर आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि पॉइंट देखें, पॉइंट यहाँ है, जब कहीं नहीं होता लास्ट में होता है। पॉइंट को अगर 1 डिजिट बात लेके आए तो हो जाएगा 1.5 10⁻, अभी तो -6 थी ना, पीछे आए, जब पीछे आते हैं पावर ऐड होती है, कितनी ऐड होती है, जितना आप पीछे आए, कितना पीछे आए 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू 1.5 10⁻⁻5, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। वैसे तो ये भी आंसर था, लेकिन मैंने आपको एक नंबर के बाद पॉइंट लाने का तरीका भी बता दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, तो हम डेटा में लिखेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है ये, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि ये पूछा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल f ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, ये सब किसके यूनिट है, ये वेवलेंथ के यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, लैम्डा होता है। 193 नैनोमीटर, अब एक्चुअली हमें इसको अपने SI यूनिट दैट इज मीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं ये भी सुन लें आप। तो ये 193 मल्टीप्लाई बाय, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई करवा दें। जिस तरह माइक्रो में आपने क्या किया था, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कराया था, और नैनो में क्या करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करा दें। ये पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में। ठीक है, यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। अच्छा पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूला देखते हैं कौन सा यूज़ होगा। फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वैसे तो फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, V इज इक्वल्स टू λf। ठीक है, ये फॉर्मूला इजी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वेव्स की बात हो रही होती है, तो ये V किस में कन्वर्ट हो जाता है, C में कन्वर्ट हो जाता है। तो C इज इक्वल्स टू λf, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा F मालूम करना है, लैम्डा हमें पता है, C नहीं पता। C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर नहीं पता हो तो आपको पता होना चाहिए, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पता चल गया आपको। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन। अच्छा जी, C की जगह क्या आएगा, शुरू कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, लैम्डा की प्लेस पे लैम्डा की जगह आएगा 193 10⁻⁹ ब्रैकेट में, और आखिर में F के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जब आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, सिंपल कैलकुलेटर से 3 को 193 से क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। 3 को 193 से डिवाइड कराइए, 3 डिवाइडेड बाय 193 0.0153। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखें, ये दोनों बेसिस सेम है 10 10, लेकिन दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन में जब बेसिस सेम होती हैं तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके
उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी साइन क्या है, -9, ऊपर जाके +9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻8 मौजूद है, ऊपर जाके +9, तो 0.0153 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 ये आंसर है। अगर आप चाहेंगे कि पॉइंट को शिफ्ट करना 1 के बाद, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 पहले से मौजूद। आगे गए आप 2 डेसिमल, जब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं तो माइनस हो जाती है पावर। कितना आगे गए, 2 आगे गए तो -2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1.53 10⁻15। तो स्टूडेंट्स हमारी ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और इन दी एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखते हैं हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मॉडल पेपर 2K23 फिजिक्स। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है, देखते हैं। एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन। देखें, इमेज और ऑब्जेक्ट की जब भी बात आएगी, आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर है इससे रिलेटेड, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें हमने मिरर भी पढ़ा था, उसमें हमने लेंसेज भी पढ़े थे, वो जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, द इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन है, उसकी जो इमेज है वो 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड है कॉनकेव मिरर के। अब जरा थोड़ा सा समझिएगा, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पता है फोकस होता है, और ये आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है। ये कह रहे हैं कि स्पेसिमेन है, मैं आपको ऐसी डायग्राम बना देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है। तो यहाँ कहीं मिरर के पीछे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, कितने फासले पे बन रही है, 11.5। तो इसका मतलब इस इमेज का शीशे के पोल से फासला कितना है, 11.5। और ऑप्टिक्स के चैप्टर में इमेज के फासले को, इमेज के डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इसकी नोटेशन होती है क्यू। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्यू दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, देखें ये भी स्ट्रेट इमेज है, सीधी है, ये भी सीधी इमेज है। सीधी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। और कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा शीशे के बैक साइड पे बन रही होती है, बिहाइंड बन रही होती है। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है कहीं कि इसको नेगेटिव लें, लेकिन आप डायग्राम बना के आपको समझ में आ गया होगा, शीशे के पीछे जब इमेज बनती है तो सीधी और नेगेटिव होती है, वर्चुअल। तो आप यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर कॉनकेव मिरर। ठीक है, विद अ फोकल लेंथ ऑफ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, और आपको पता है कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, 13.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, जो कि रिक्वायर्ड में आएगा, फाइंड करना है हमें, फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब ये अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिमेन है, इसका डिस्टेंस निकालें मिरर से। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के फासले को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसकी नोटेशन होती है पी। इमेज डिस्टेंस को क्यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी बोलते हैं, याद रखिएगा। पी मालूम करना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सबसे अहम फॉर्मूला है इस चैप्टर का, जिसके बगैर कोई न्यूमेरिकल शायद ही कोई सॉल्व होता, वो है मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। f फॉर फोकल लेंथ, p फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q फॉर इमेज डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें 1/f, f की प्लेस पे 13.5 इज इक्वल्स टू 1/p, p निकालना है p एज इट इज, प्लस 1/q, q की जगह 11.5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1/p माइनस 1/11.5, ये 1 है। ठीक है, और लेफ्ट पे क्या चल रहा है 1/13.5। हमें चाहिए p, 1/p के साथ ये पूरी चीज़, ये पूरा फ्रैक्शन माइनस हो रहा है, उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, किसके साथ, 1/13.5 के साथ ऐड हो जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ गौर करना है, यहाँ पे लेना है हमें एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब चूंकि ये पॉइंट में है तो एलसीएम भी एज इट इज़ ले लें, यही लिख दें, डिनोमिनेटर में जो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दें। ठीक है, आसान हो गया। अब इस पूरे एलसीएम को 13.5 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों चीज़ों को 13.5 से जब डिवाइड करेंगे तो 13.5 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या रह जाएगा,
11.5। जो रह जाए, मतलब जो 11.5 रह गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 11.5 आ गया प्लस। अब इन दोनों ब्रैकेट को 11.5 से डिवाइड कीजिए तो आपको पता है सेम सेम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या रह जाएगा 13.5, और 13.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 13.5। अच्छा, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये आंसर करें, इनको प्लस करें 11.5 प्लस 13.5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, इन दोनों को आप जरा डिवाइड कीजिए। 25 डिवाइडेड बाय 155.25, जी 0.16 आ रहा है, दोबारा कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 155.25, 0.161, ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो ये हो गया 0.161 इज इक्वल्स टू 1/p। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है p। अब एक काम करें, p यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.161 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल्स टू 1। अब 0.161 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू 1/0.161। अब इन दोनों को कराते हैं डिवाइड। अच्छा जी, ये आ गई p की वैल्यू 6.21 सेंटीमीटर। तो ये स्पेसिमेन का डिस्टेंस आ गया मिरर से, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने छः न्यूमेरिकल्स थे, आई थिंक 8 से लेके 13 तक, ये हमने पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आप प्रैक्टिस करें, पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई न्यूमेरिकल्स पेपर में आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।